एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा वीडियो, जिसमें मैं आपके कमेंट पिक करती हूँ और आपको उनका रिप्लाई देती हूँ। पहले कुछ कॉमन जो आपके कमेंट आए हैं, मुझे उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरे फादर के लिए बहुत सारी विशेष दी, बहुत सारे उनके लिए प्रे करी। थैंक यू सो मच। और शायद उसका ही नतीजा है कि वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है उनकी हेल्थ में। आप लोग पूछ भी रहे थे कि अब उनकी हाल चाल कैसे हैं, वो कैसे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं, अब उनकी ऑक्सीजन भी निकल गई है और अब वो बात भी कर पा रहे हैं। हमने उनसे वीडियो कॉल पे बात भी करी थी और अब वो खाने पीने भी लगे हैं थोड़े से, लेकिन अभी भी तो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, लेकिन रिकवरी हो रही है। तो आई होप वो जल्दी से ठीक हो जाए और घर आ जाए। नेक्स्ट जो आपके कमेंट थे वो मेरे बालों के रिगार्डिंग थे कि आपके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं और शाइनिंग हो गए हैं, आपने क्या किया है, स्ट्रेट लग रहे हैं। तो वो मैंने सैलून ट्रीटमेंट लिया था। बिल्कुल झूठ तो मैं बोलती नहीं आप लोगों से, सब कुछ सच सच ही बोलती हूँ हमेशा से। तो अभी भी सच ही बोलूँगी, मैंने सैलून ट्रीटमेंट लिया है और मैंने कराया है कैरा स्मूथ। कैरेटीन ट्रीटमेंट होता है जो कि बालों को काफ़ी ज़्यादा शाइनी और स्मूथ करने के लिए होता है, अच्छे हो जाते हैं काफ़ी उससे बाल। और दूसरा जो स्मूथनिंग होता है उससे स्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, कैरा स्मूथ, जिसकी वजह से मेरे हेयर्स ऐसे हो गए हैं। किसी कोई मुझसे शैम्पू भी पूछ रहा था कौन सा शैम्पू आप यूज़ करते हो जिससे आपके बाल ऐसे हो गए हैं। शैम्पू की वजह से नहीं है, ट्रीटमेंट की वजह से हुए हैं। और शैम्पू जो है वो ट्रीटमेंट वाला ही यूज़ करना पड़ता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ कर रही हूँ। तो वही सैलून से जब आप ट्रीटमेंट कराते हो तो वही आपको शैम्पू और कंडीशनर वगैरह देते हैं, जो प्रोफेशनल रेंज होती है, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ अभी लॉरियल का। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन आपके कमेंट्स पे। मैं एक एक करके आपके कमेंट्स पिक करती हूँ और उनके रिप्लाई देती हूँ। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, नेक्स्ट जो हमारा कमेंट चर्चा का वीडियो होने वाला है, जो कि नेक्स्ट आएगा संडे को या फिर मंडे को, उसमें मेरे हस्बैंड होने वाले हैं मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। 5-6 कमेंट्स मैंने रखे भी हुए हैं अभी भी। पर आज की वीडियो में क्योंकि मेरे लिए ही इतने सारे क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने आज उनको नहीं बुलाया है। उनको मैं नेक्स्ट जो कमेंट चर्चा वीडियो होगा उसमें बुलाऊंगी और वो आपके पूछे गए जो क्वेश्चन हैं उनसे तो वो रिप्लाई कर देंगे। तो और भी अगर आपको क्वेश्चन पूछने हो जो कि मेरे हस्बैंड जो है वो रिप्लाई करें, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो उनके लिए। तो नेक्स्ट हम वीडियो में वो पिक कर लेंगे। पहला जो कमेंट मैंने पिक किया है वो है अरीबा का, और इन्होंने करीब 5 क्वेश्चन मुझे दिए हैं। और पहला क्वेश्चन है इनका, वो है व्हाट इज़ योर ड्रीम जॉब इंस्टेड ऑफ अ टीचर और अ यूट्यूबर। मेरी ड्रीम जॉब ऐसा कोई थी नहीं। टीचिंग का मुझे शौक था, मुझे लोगों को समझाना आता है, मुझे ये पता है कि कुछ भी मुझे दे दो जो कि मुझे पता भी ना हो, मैं पढ़ के उसे खुद समझ के लोगों को समझा सकती हूँ, ये मुझे पता है, मेरे अंदर काबिलियत है। तो टीचिंग मुझे प्रोफेशन अच्छा लगता था इसलिए, और मुझे शौक था उसका, इसलिए मैंने टीचिंग करी। और यूट्यूब जो है उसमें भी करीब मैं टीचिंग ही कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और लोगों को समझा ही रही हूँ, सिखा ही रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ों को। तो दोनों ही मुझे पसंद हैं। यूट्यूब मैंने फाइनली चूज़ किया है अपने प्रोफेशन के लिए, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोफेशन मैंने आज तक ट्राई करे हैं और हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और करना है, कुछ और भी करना है। ये ठीक है, अच्छा है, मैं मज़े कर रही हूँ उसमें, अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं इसे आगे परस्यू कर सकूँ। बट यूट्यूब के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं आगे परस्यू कर सकती हूँ, और जब तक मैं काम करना चाहूँ अपनी लाइफ में तब तक मैं यूट्यूब करना पसंद करूँगी। तो यूट्यूब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ आपके कमेंट की, तो वो है कि आप डोरेमोन देखती थी चाइल्डहुड में। हाँ जी, मैं देखती थी। और नेक्स्ट आपने कहा है तनुश्री को रिकमेंड करने के लिए। तनुश्री को इतना शौक है नहीं टीवी का, वो बहुत ही कम टीवी देखती है। उसका एक फेवरेट कार्टून है पेपा पिग, वो देख लेती है। वो एक हनी बनी है, वो देख लेती है। वो भी बहुत कम देखती है, करीब 15-20 मिनट। वो भी रोज़ का नहीं है कि रोज़ फिक्स टाइम जैसे बच्चों का होता है ना कि बैठ के देखना है, घंटे देखना है, 1 घंटे या 2 घंटे, वो ऐसे नहीं देखती। 3-4 दिन में कभी एक आध बार देख लिया टीवी, तो बस इतना ही देखती है। अदरवाइज उसे खेलना और क्रिएटिव चीज़ें करना, फ़ोन पे वो चीज़ें देख लेती है, वीडियोज़ वगैरह, वो भी क्रिएटिव चीज़ें, अपनी लर्निंग की वीडियोज़ वो देखती है। उसे कार्टून में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, मैम अपने टीचिंग करियर का कोई मोस्ट हैप्पी और मोस्ट सैड मोमेंट बताइए। हैप्पी तो ऑफ कोर्स जब बच्चे आपको प्यार करते हैं, वो ही हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, और बहुत है मेरी लाइफ में। आई थिंक हर दिन एक 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 ऐसा मोमेंट तो जाता ही था। अच्छा, बच्चों के साथ हंसी मजाक थोड़ा हो गया, और जब सिलेबस ख़त्म हो गया था कुछ क्लासेस का, जैसे 8th क्लास का या 11th क्लास का, उनका काफ़ी जल्दी सिलेबस कंप्लीट मैंने करा दिया था। उसके बाद जो फिर थोड़ा फ्री टाइम होता है, कभी रिवीजन हो रहा है, कभी थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लिया बच्चों के साथ, तो वो बहुत हैप्पी टाइम होता है। वही मेरे मेमोरेबल मोमेंट हैं। और सैड मोमेंट आपने पूछा अगर, तो सैड मोमेंट यही था कि एक बहुत ही सिली से रीज़न की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। स्कूल मैंने छोड़ दिया बिकॉज उन्होंने एक अजीब सा रूल बनाया कि जो सारी फीमेल टीचर हैं वो साड़ी पहन कर आएंगी।
जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज़ मुझे साड़ी पहननी आती नहीं, ना ही मैं कंफर्टेबल हूँ साड़ी पहनने में। और रोज़-रोज़ पहनना और जाना, ना ही मेरे पास साड़ी है, मुश्किल से 2 या 3 साड़ी होंगी मेरे पास। तो रोज़ पहनना और जाना, वर्क में अपने पूरे टाइम पहन के रखना। जब आप यही कॉन्शियस रहोगे अगर अपने कपड़ों को लेके कि यहाँ से ढीला हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे खुल के? तो मेरे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने बोला उनको कि इसे चेंज कर दो, आप सूट कर दो साड़ी के बजाय, तो उन्होंने, लेकिन वो माने नहीं। उस टाइम में पता नहीं क्या उनके सर पे भूत सवार था, तो फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। तो ये मेरा सैड मोमेंट था कि यार, मैं, कोई मुझसे पूछेगा भी ना कि क्यों छोड़ा, तो ये रीज़न बहुत ज़्यादा सिली है, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, मेल एंड फीमेल? ऐसा कोई मेरा फेवरेट सिंगर वैसे है नहीं है। मुझे जो गाना पसंद आता है वो पसंद आ जाता है, पर फिर भी अगर आप पूछोगे तो एक टाइम पे सोनू निगम मुझे बहुत पसंद थे। अभी अरिजीत सिंह जो है उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अगर फीमेल की बात करें तो अगेन ऐसा कोई मेरी फेवरेट है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है, डू यू वॉच इंडियन सीरियल? नो। बहुत ही ज़्यादा मुझे स्क्रिप्टेड और ओवर एक्टिंग वाले लगते हैं डेली सोप्स। मैं नहीं देखती, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो वेब सीरीज़ होती हैं वो देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ डेली सोप से, कि भैया 7-8 एपिसोड देखो और कहानी तो ख़त्म हो, ऐसे नहीं कि चलाए जा रहे हो चलाए जा रहे हो, वो मैं नहीं देखती। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं और वो है लिम्रा फनी वीडियोस। इन्होंने पूछा है आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और नेक्स्ट सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा है मुकुल ने, आपकी फेवरेट कलर की ड्रेस। तो मुझे ब्लैक कलर पसंद है, काला रंग वो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश सिन्हा का। इन्होंने पूछा है मैडम आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या आपके हस्बैंड के मम्मी पापा भी साथ में रहते हैं? हाँ भी और नहीं भी। कह नहीं सकते साथ में है नहीं है, आप खुद ही हिसाब लगा लेना, बिकॉज हमारे लोगों के घर बहुत ही पास पास हैं, लाइक एक घर से निकले और दूसरे घर में घुस गए, इस तरह से। जो तनुषी की वीडियो है बर्थडे वाली, उसमें दिखाया भी होगा कि तनुषी हमारे घर से निकल के अपने दादा दादी के पास जा रही है। तो बिल्कुल जिस एक घर से निकले और बिल्कुल सामने ही बराबर में ही दूसरा गेट है, तो लाइक बिल्कुल पास पास ही रहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रिंस का, और उन्होंने पूछा है क्वेश्चन, टेल एनी हिलेरियस मोमेंट फ्रॉम स्कूल और कॉलेज। हिलेरियस मोमेंट तो इस सच मुझे कोई याद नहीं है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट है। एक किस्सा है, वो मैं आपको सुना देती हूँ, कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा उससे, कि हमें कभी भी किसी को ना इतना नीचे नहीं समझना चाहिए, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, बिकॉज कब वो सिचुएशन पलट जाए, कब हम उसकी सिचुएशन में खड़े हों और वो हमारी पता नहीं चलता। तो एक यादगार सा एक किस्सा है, वो बता देती हूँ आपको। एक्चुअली मेरा एक क्लासमेट था, जो कि मेरा एक रिलेटिव का ही था, मतलब बेटा था। तो जो मेरे मतलब फैमिली फ्रेंड होते हैं ना, काइंड ऑफ, वो समझ लो, वो मेरे क्लासमेट था। तो फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है ना, उसमें उसकी परसेंटेज मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा थी, लाइक 5-6% ज़्यादा थी मुझसे। तो उसके जो फादर थे, वो मेरे फादर के पास आते हैं, उनकी शॉप पे जाते हैं, जो मेरे फादर की शॉप है, उनका बिजनेस है, तो वहाँ पे उनके वर्क पे जाके उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी का ना मन नहीं लगता पढ़ाई में, और उस पे ध्यान दो, वो पता नहीं आपके ना पैसे मतलब वेस्ट करा रही है, और हमारे बेटे का देखो इतनी परसेंटेज है, आपके बेटे की इतनी परसेंटेज है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है इन लोगों का कि परसेंटेज के बेस पे आप लोगों को कैसे जज कर लेते हो, और आप में इतने गट्स हैं कि तुम्हारे बेटे के 4-5% ज़्यादा, क्या क्या बहुत ज़्यादा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि मैं फेल हो गई हूँ, अच्छे खासे मेरे भी परसेंटेज थे, फर्स्ट क्लास थी, और उसके बस थोड़े से 5-6% ज़्यादा थे। उस पे वो मेरे फादर को इतनी सारी बातें सुना के चले आए। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, वो जब घर आए तो उन्होंने बस मेरी मम्मी को बताया। मम्मी ने मुझे बताया, देख वो ना ऐसे कह के गए हैं, तू ना पढ़ाई पे ध्यान दे, और ये वो। मम्मी ने फिर ऐसे थोड़ा सा डांट दिया, लेकिन मेरे को बड़ा ही गुस्सा आया कि यार ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। पर मैंने बहुत मेहनत करी। अगेन जो सेकंड सेमेस्टर था उसमें बहुत मेहनत करी मैंने, काफ़ी मेहनत से मैंने अपना पढ़ाई वढ़ाई करके पेपर वेपर दिए। उसके बाद में पता चला कि जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट था उसमें मेरे काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, और उनका बेटा, उसकी तो एक सब्जेक्ट में बैक ही थी, मतलब एक सब्जेक्ट में वो फेल था, और उसके परसेंटेज भी मुझसे कम थे, और एक सब्जेक्ट में तो फेल ही थे मिस्टर। तो फिर मैंने अपने डैडी के पास गई बड़े प्राउड होके कि ये देखो मेरा रिजल्ट ये है, और वो तो एक सब्जेक्ट में फेल है। मैंने कहा अब आप जाओ और उनको बोल कर आओ कि तुम्हारा बेटे का ध्यान नहीं है, और ये सब जो जो बातें उन्होंने बोली थी ना, अब तुम बोल कर आओ जो उनको, आप जाके बोल कर आओ उनको। फिर मेरे डैडी ने कहा बेटा, उनका नेचर है, वो ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि हमको भी उनके जैसा ही बनना है। तो उनको बोलने दें, हमें इस चीज़ का प्राउड है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, आप और भी मेहनत करो, आप और भी आगे अच्छा करो। तो ऑफ कोर्स वो उनके जैसे नहीं थे तो वहाँ नहीं गए, लेकिन वो कहते हैं ना कर्मा, कि आप दूसरे को चीज़ के लिए नीचे गिरा रहे हो, उसको सुना रहे हो, कल को आपके साथ भी सिचुएशन हो सकती है, कल को सामने वाला भी आप पे हंस सकता है। वो तो मेरे पापा की इतनी अच्छी नेचर है,
कि उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि किसी को ऐसे नीचा दिखाओ और उनको जाके सुना के आते। उन्होंने बस यही कहा मुझसे कि बेटा आप मेहनत करो, और हमें पता है आप मेहनत कर रही हो, इसलिए तो आपको देखो इम्प्रूवमेंट हुई, आगे और भी इम्प्रूवमेंट करो, और आगे और भी इम्प्रूवमेंट हुई ऑफकोर्स। लेकिन जो वो कहते हैं ना कर्मा, कि जैसा तुम दूसरों के जिस चीज़ पे हंसोगे तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है, उससे भी बुरा हो गया, उल्टा फेल ही हो गया। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, चलो। वो है विशाल ठाकुर का, मैडम जी आपके हस्बैंड कौन से फील्ड में जॉब करते हैं? मेरे हस्बैंड प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, लाइक प्राइवेट जॉब है उनकी, और वो एक मैनेजमेंट लेवल पे हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ मैं। डेटा फर्म है उनकी, डेटा वर्क करते हैं वो, उनकी जो कंपनी है। नेक्स्ट कमेंट है वो है अरमान का, वन वीडियो ऑन व्हाट वी डू आफ्टर 12th, जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट। यार मेरे इन्होंने ये भी पूछा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड ने क्या किया था। हम लोगों ने प्राइवेट जॉब्स ही करी हैं, और मेरी फैमिली में भी और उनकी फैमिली में भी या तो बिजनेस वाले लोग हैं या प्राइवेट जॉब वाले ही लोग हैं। गवर्नमेंट जॉब किसी की है नहीं है, मेरे चाचा जी की है बस, वो रेलवे में काम करते हैं, वो भी अब रिटायरमेंट की उनकी एज हो गई, तो इतना ज़्यादा हम लोग, मेरे को नहीं पता है गवर्नमेंट जॉब के बारे में, सच बोलूँ तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो आप भी यार अपने घर पे डिस्कस करो, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करो, जो आपकी फैमिली में ऐसे लोग हों जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हों, आप उनसे गाइडेंस लो, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। और आप खुद देखो और कि आपको किस फील्ड में जाना है, और उस फील्ड में आपको क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा आपके चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट करने के या गवर्नमेंट में, उस हिसाब से आप चूज करो। नेक्स्ट कमेंट है वो है राजेश कुमार जी का, और उन्होंने 2020 जो ईयर गया है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है इनका, वॉट यू गेन फ्रॉम दिस ईयर 2020। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करे हैं मैंने, और मेरी काफ़ी सारी वीडियोस ने काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ गेन किए हैं, और फैमिली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो यही सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है। दूसरा, बेस्ट मोमेंट फ्रॉम 2020 टू यू। बेस्ट मोमेंट था जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर हुए, फिर 20 के हुए, 30 के, 40 के, 50 के। बेसिकली एक एक सब्सक्राइबर के नंबर जब बढ़ा है तो मैंने उसे अप्रिशिएट किया है, एंजॉय किया है। और कभी कभी होता है ना कि आप सो और एकदम से उठ के, जब मैं फ़ोन, सबसे पहले मैं यही देखती हूँ यूट्यूब सब्सक्राइबर एंड ऑल, तो एकदम से जब बड़ा सा एक काउंट बढ़ जाता है तो वो बहुत ही एकदम खुशी मिलती है। तो वो 2020 में मुझे बहुत सारे ये मोमेंट्स मिले हैं। और फिर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, फिर अब तो 2 लाख हो गए और उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अब मेरा सिल्वर प्ले बटन भी तैयार हो चुका है, ईमेल आ चुकी है मुझे। अब पता नहीं कब डिलीवर करेंगे, वो तो उनको ही पता होगा, 3-4 हफ्ते बोल रहे हैं अभी लगेंगे। तो वो भी एक बेस्ट मोमेंट होगा, लेकिन 2020 में नहीं हो पाएगा, वो 2021 में आएगा। वो भी एक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। दूसरा, हमारे जो तनुश्रीन फैमिली है उसके आगे टिक लग गया है, और वेरीफाइड भी हो गए हैं हम। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट हैं जो 2020 ने मुझे दिए हैं। नेक्स्ट, बेस्ट गिफ्ट फॉर यू इन 2020, वो तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, वो था स्कूटी, उन्होंने मुझे दिलाई थी इस ईयर में। और वो इतने ज़्यादा काम का गिफ्ट है हमारी पूरी फैमिली के लिए कि अभी जो लॉकडाउन हुआ उससे पहले ही हमने जस्ट ली थी, आई थिंक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, और फिर लॉकडाउन हो गया। तो आसपास से कुछ भी सामान लाना है, सब्जी लानी है, कुछ भी काम करना है, तो उसमें काफ़ी उसने हमारी हेल्प करी। कि स्कूटी थी तो वो भी चला लेते हैं, मैं भी चला लेती हूँ, हम दोनों का थोड़ा सा ये है ना कि दोनों चला सकते हैं। स्कूटी है तो अगर बाइक लेते तो सिर्फ वही चला सकते थे। तो इस रिगार्डिंग उसने हमारी काफ़ी हेल्प करी, और बहुत ही अच्छा गिफ्ट था वो हमारी पूरी फैमिली के लिए। नेक्स्ट, बेस्ट सॉन्ग तो मैंने आपको बताया भी था पिछले एक वीडियो में, कि जो दिलजीत दोसांझ की जो एल्बम आई थी गोट, वो बहुत पसंद है मुझे। तो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट एवर वॉन्ट यू टू शेयर विद अस फ्रॉम ईयर 2020। यार ऐसा कुछ शेयर करने को है नहीं, आप लोग को सब आप लोग के सामने ही है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है हमारे चैनल की। और पर्सनल अगर मेरी कुछ बात करूँ तो ऐसा हमारी पर्सनल लाइफ में तो हुआ नहीं, सब घर में ही है। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है हस्बैंड का, बेटी मेरी अभी वो स्कूल जा नहीं रही है, मैं ही उसे पढ़ाती हूँ। तो पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं शेयर करने को। और जो प्रोफेशनल लाइफ है वो आपको लोगों के सामने ही है, ये कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कितना अचीव किया है 2020 से मैंने। और आगे भी ऐसे इम्प्रूवमेंट बस होती रहे, यही प्रे है। नेक्स्ट, आपके कमेंट पे आते हैं, वो है हसन सईद का। उन्होंने मुझसे पूछा है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन विच लव स्टोरी बुक्स आर बेस्ट टू रीड। और सेम कमेंट ही मुझे भूपेंद्र सिंह का आया है, कौन सा नॉवेल है आपका पसंदीदा।
यार मेरे एक फेवरेट नॉवलिस्ट हैं जो नॉवेल्स लिखते हैं, वो है निकोलस स्पार्क्स उनका नाम है। मैं यहाँ पे कहीं लिख के भी आपको दिखा दूंगी, निकोलस स्पार्क्स उनका नाम है। वो बहुत अच्छी लव स्टोरीज लिखते हैं। उनकी मैंने काफ़ी सारी पढ़ी हैं बुक्स, और उनकी बुक्स पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनी हैं। जैसे कि नोटबुक बहुत ही फेमस मूवी है, लेकिन उनकी अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो वो उतनी ही और ज़्यादा डीप है, बहुत ही कमाल की है। तो उनकी जैसे होता है ना कि अगर आपको एक चॉइस दी जाएगी किसी स्टोरी पे, आपको बुक पढ़नी है या फिर आपको मूवी देखनी है, तो लोग सोचते हैं कि, मैं भी सोचती हूँ कि मूवी देख लो, 2 ढाई घंटे में स्टोरी आपको समझ आ जाएगी तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन इनकी मैं बोलूँगी कि आप मूवी के बजाय आप इनके नॉवेल्स पढ़ो ना तो वो बहुत ही कमाल के हैं। द नोटबुक मैंने जो पढ़ी है वो है द नोटबुक, द लास्ट सॉन्ग, मैसेज इन अ बॉटल, और अ वॉक टू रिमेंबर। ये बहुत ही प्यारे से नॉवेल्स हैं। इसके साथ साथ जो मेरी इनकी फेवरेट है वो है द वेडिंग। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो मुझे पसंद आई इनकी नॉवल। और इसमें जो स्टोरी है वो द नोटबुक की जो स्टोरी जहाँ ख़त्म हुई है उसके आगे से यहाँ पे स्टोरी शुरू हुई है। जिन लोगों ने वो मूवी देखी होगी, उसमें नोवा की स्टोरी थी। नोवा की स्टोरी वहाँ उसमें ख़त्म हुई। अब उसके बाद उसकी जो बेटी है, उसकी डॉटर है, और उसका जो हस्बैंड है, उसकी स्टोरी इसमें है द वेडिंग में। और जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि हमारी मैरिज में ये प्रॉब्लम चल रही है, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, इसमें वही सिचुएशन है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दिया, एक दूसरे से इतना दूर चले गए, इस नौबत पे आ गए कि शादी में कुछ रहा ही नहीं स्पार्क, और डिवोर्स तक की नौबत पे आ गए, सोचने लगे मन ही मन की कि हम रिश्ते को ख़त्म कर दें। और फिर जो टर्न आता है उनकी लाइफ में, फिर एक जो रोमांस और जिस तरह से उनकी जो मैरिज है वो वर्क करती है, और जो हमारा हीरो है इस स्टोरी का, उसने जो मतलब कोशिशें करी हैं इस शादी को बचाने की, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बिल्कुल स्टोरी ख़त्म होने से पहले एक इतनी मोस्ट रोमांटिक डेट उसने प्लान करी है। अगर जितने भी लोग अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, जो आप ऑलरेडी मैरिज में है, शादी के लिए आपको अगर प्रपोज करना है, या जो लोग मैरिड हैं उन्हें अपने पार्टनर को कोई डेट ऐसी अरेंज करके देनी है ना, आप उस बुक में, द वेडिंग ये बुक है, इसमें जो डेट उसने अरेंज करी है ना, उससे अगर करोगे ना, आपके पार्टनर खुश हो जाने वाली है। इतनी ब्यूटीफुल डेट वो अरेंज करता है, वो बहुत रोमांटिक है। तो ये मेरी फेवरेट नावल है। और इनकी जो ये राइटर हैं, इनकी एक बहुत ख़ास बात ये है कि बहुत ही सिंपल और सीधे लफ्ज़ों में ये स्टोरी को मतलब लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ वर्ड है। आपको अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश आती हो कि नॉर्मल इंग्लिश, तो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं यूज़ करते, बहुत ही सिंपल हैं इनकी बुक्स, जो कि आप पढ़ के समझ सकते हो, और मुझे पसंद है। तो अगर आपको इनकी बुक्स पढ़नी है तो आप ले सकते हो। आपको नॉर्मल भी मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आई थिंक मिल जाएंगी। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आए थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट कमेंट चर्चा होने वाली है मेरे हस्बैंड के साथ में, उनसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो वो आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और बने रहो ऐसे हमारे साथ। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।